वैसे ये सब बोलते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा दोस्तों, लेकिन अगर आपके आसपास, आपके परिवार में आपके कोई परिचित प्राइवेट नौकरी में है या फिर खास तौर पर वो आईटी सेक्टर में है, तो मेरी तरफ से आप उनको सलाह दे सकते हैं कि वो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि दोस्तों देश में नौकरी के क्षेत्र में मौसम बदलने वाला है या फिर ये कहें बिगड़ने वाला है। आने वाला वक्त देश में रोजगार का एक भीषण संकट पैदा कर सकता है। एक ऐसा संकट जो ऑलरेडी देश में है, इतने बड़े लेवल पर है कि वो कंपनियां छटनी कर रही हैं जिन कंपनियों के लिए जाना जाता था कि अगर कोई ड्रीम कंपनियां होंगी तो ये कंपनी होगी। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीज़ा पर $1,00,000 यानी कि 88 करोड़ फीस लगाकर एक सपना छन्न से तोड़ दिया है। वो सपना था भारत के मिडिल क्लास के हर परिवार में बेटे या बेटी को अमेरिका में सेटल होते देखना। बहुत बड़ी तादाद में भारत में स्टूडेंट्स लोन लेकर 40, 45, 50 लाख का लोन लेकर अमेरिका में H1B वीज़ा के ज़रिए पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद से कि जो उनकी कोर्स ख़त्म होने के बाद वहीं कहीं नौकरी मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत के नागरिक हैं, बहुत बढ़िया जॉब उनको मिली हुई है अमेरिका में H1B वीज़ा के ज़रिए। दोस्तों उन सभी के सपनों को न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने छन्ने से तोड़ दिया है, बल्कि भारत के आगे यकीन जानिए नौकरियों का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, या फिर ये कह लें कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों जब से ट्रंप ने इस ऑर्डर पर साइन किया और ये ऑर्डर प्रभावी भी हो जाएगा 21 तारीख से, तब से गोदी मीडिया में और सोशल मीडिया में एक अजीबोगरीब नैरेटिव चल रहा है। ये भी हो सकता है कि प्राइम टाइम में आज आपको सुधीर चौधरी बताएं कि ट्रंप के ये जो H1B वीज़ा पर उन्होंने फ़ीस बढ़ाई है, इस पर 10 फ़ायदे क्या है, ये बताया जा रहा है पूरे मीडिया में घूम घूम कर। बीजेपी के लोग या उनके एंकर्स या फिर दोस्तों सरकार से एक वक्त में जुड़े हुए लोग ये बता रहे हैं कि ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया मौका तो भारत में कोई हो ही नहीं सकता। जितने भी विदेश में टेकीज़ हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या AI डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, आ जाइए वापस। ये तो मतलब गजब का मौका दे दिया ट्रंप ने, दरवाजे खोल दिए कि आप लात मारिए अमेरिका की अपनी नौकरी को और वापस इंडिया आ जाइए। इंडिया के पास तो इससे बेहतरीन मौका था ही नहीं, उसका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था वापस आ जाएगा। क्या वाकई ये सब इतना आसान है? आखिर ये बातें ज़मीन पर कितनी प्रभावी है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? जल्दी जल्दी बिना लाग लपेट आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों H1B वीज़ा क्या है, इससे किसको फ़ायदा मिलता है और बेसिकली भारत के लिए कितना नुकसानदेह, अगर आप चाहें तो मेरी सुबह की 2 ही वीडियोस देख सकते हैं। बेसिकली ये वो वीज़ा है दोस्तों जो भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, भारत के टेकीज़, कोडर्स, 71% भारत के लोग हैं जो अमेरिका में इस H1B वीज़ा के ज़रिए जाते हैं। इससे भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पहले इसमें फ़ीस कुछ $1,000 थी, अब इसकी फ़ीस हो गई है $1,00,000, मतलब 88 लाख। अब जो कंपनियां यहाँ के टेकीज़ को हायर करती थी अब वो हायर नहीं करेंगी, क्योंकि अब उनके लिए तो उनको हायर करना और महंगा हो गया। तो बड़ी तादाद में ऐसी संभावना है दोस्तों कि ऑलरेडी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं या जो लोग वहाँ पढ़ने के लिए गए हैं वो सब वापस आ सकते हैं, और आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये 88 लाख तो बहुत ज़्यादा है। 88 लाख कैसे पे करेगा कोई? $1,00,000 इज़ ह्यूज। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जैसा बताया जा रहा है कि ये तो स्वर्णिम मौका है, क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो जल्दी जल्दी आपके सामने मैं एक आंकड़ा रख देती हूँ। दोस्तों CNBC टीवी 18 का ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया का जो IT सेक्टर है वो 6 to 7 मार्जिन इरोजन ऑफ US H1B वीज़ाज बिकम अनवाइबल। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि भारत का जो IT सेक्टर है वो जो उसका फ़ायदा हो रहा था, जो उसका प्रॉफिट हो रहा था, जो उसका लाभ हो रहा था, उसमें 6 से 7% में कमी आ सकती है। अब देखिए दोस्तों, सेक्टर का लाभ अगर कम होगा तो उसका सीधा नुकसान किसको होगा? एम्प्लॉयज़ को होगा ना। जैसे दोस्तों इसी आर्टिकल में संदीप अग्रवाल हैं, फंड मैनेजर हैं स्वालियो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, वो बताते हैं कि भारत की जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं, टॉप 5 कंपनीज़, उनको करीब $80 बिलियन का रेवेन्यू होता है। अब इस साल उन टॉप 5 कंपनियों ने 10,000 वीज़ा दिए हैं ये H1B वीज़ा के थ्रू, ठीक है, 10,000 वीज़ाज। तो 10,000 वीज़ा को अगर आप एक वीज़ा में $1,00,000 बन रहा है, तो अगर आप उसे कन्वर्ट करें तो सीधा सीधा हो जाता है $1 बिलियन का इम्पैक्ट। एक कंपनी का सीधा सीधा खर्चा बढ़ गया ना,
मतलब उस कंपनी का 20% मार्जिन आ गया, ये समझ लीजिए। अब आप कहेंगे दोस्तों कि कुमकुम आईटी सेक्टर को प्रभाव पड़ेगा ना, आईटी सेक्टर की नौकरियां जाएंगी। मैं थोड़ी इंजीनियर हूँ, मैं तो रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ या मैं किसी दूसरे उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ, आईटी सेक्टर की नौकरियां जाएंगी तो ये मेरे लिए डराने वाला कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों है क्या, आईटी सेक्टर में पहले से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से कट ऑफ चल रहे हैं। इसी साल का मैं आपको 2025 का आंकड़ा बता रही हूँ, टीसीएस ने अपना 2% वर्कफोर्स काट दिया, 12,000 लोगों को टीसीएस से निकाला है। अमूमन टीसीएस से कभी ऐसी खबरें आती मैंने देखी नहीं थी, नहीं आती हैं। टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करना हर इंजीनियर का सपना होता है, लेकिन टीसीएस ने एआई की वजह से बहुत बड़े लेवल पर मास कटिंग की। केवल टीसीएस ने की, बहुत सी दूसरी कंपनियों ने भी की। इसके अलावा सालाना जो वेतन बढ़ता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट होता है, वो भी बहुत कम हुआ है। तो ऑलरेडी आईटी सेक्टर जो था बहुत दबाव में था एआई की वजह से, क्योंकि भारत में जो वर्कफोर्स है वो एआई को लेकर अभी उतनी लिटरेट नहीं है, उतनी सजग नहीं है। तो अभी उस वर्कफोर्स को तैयार करना है अपने आप को, लेकिन तब तक मार्केट तो रुकती नहीं है, मार्केट में लगातार उसकी डिमांड है, लेकिन स्किल लेबर नहीं है। और एआई आ चुका है मार्केट में, तो वो कई लोगों की नौकरियां खा चुका है, जिसमें टीसीएस ने अपना ले ऑफ बता भी दिया। अब होता क्या है दोस्तों कि जब एक सेक्टर प्रभावी होता है ना, तो दूसरा भी प्रभावी होता है। जैसे मैं ये जो आईटी सेक्टर में लगातार नौकरियों में कटौती हो रही है ना, ये आज से नहीं हो रही, पिछले कई महीनों से हो रही है। उसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है, मार्च का, इसी साल का। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मैं आप लोगों के लिए ऐसी खबरें खोज कर लाती हूँ ताकि आपको किसी भी खबर का ना सारा डायमेंशन पता चले। इस आर्टिकल में ये लिखा है कि क्योंकि मार्केट में, बेंगलुरु की जॉब मार्केट में एक भयानक क्राइसिस पैदा हुआ, बड़े लेवल पर वहां पर आईटी सेक्टर में नौकरियां गई लोगों की। अब बेंगलुरु क्या है दोस्तों, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, ये हमारे आईटी हब्स हैं, हमारे देश के आईटी हब है। आईटी कंपनियां यहीं तो हैं, नोएडा में तो इतनी है नहीं, दिल्ली में भी नहीं है। नॉर्थ इंडिया में कहाँ है, गुरुग्राम में, और साउथ में कहाँ है, बेंगलुरु में और हैदराबाद में। बेंगलुरु में पिछले कई महीनों से आईटी सेक्टर में नौकरियां जा रही हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 2024 में बेंगलुरु में, अकेले बेंगलुरु में 50,000 नौकरियां जा चुकी हैं। और इसकी वजह से वहां का जो रियल स्टेट सेक्टर है, रियल स्टेट सेक्टर, उसको सीधा हिट पड़ा है। वहां के जो पीजीज हैं उनकी वो खाली पड़े हैं, क्योंकि जो पीजी में रहने वाले एम्प्लॉयज़ होते थे, जो कंपनियों में काम करते थे, उनकी नौकरियां चली गई या उनकी सैलरी कम हो गई, या फिर वो लोग जो वहाँ घर खरीदते थे ईएमआई पे, लोन पे, उन लोगों ने घर खरीदने कम कर दिए, या फिर जिनको खरीदना था उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। इससे वहाँ का रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हुआ है। देखिए दोस्तों, इससे बेहतर आपको मैं कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकती कि अगर एक सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित होता है ना, तो सारे सेक्टर्स को प्रभावित करता है। और इंडिया का आईटी सेक्टर तो हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है। मतलब इंडिया का आईटी सेक्टर, इसके तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं। और अमेरिका में सबसे ज़्यादा फायदा H1B वीज़ा से इंडियंस उठा रहे थे, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान भी हम इंडियंस को ही सबसे पहले होगा ना। अब ये छवि पोर्ट्रे की जा रही है कि वाओ, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन। दोस्तों ये बात बोला जा रहा है कि वापस आ जाइए, विकसित भारत के सपने को साकार कीजिए और इंडिया में आकर अपने सपने पूरे कीजिए, छोड़िए लात मारिए अमेरिका को। और ये केवल सोशल मीडिया के अनाम लोग नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ठीक है, इसी सरकार में, ठीक है। ये देखिए इस तरह के फैसले पर अमिताभ कांत क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का 1 लाख H1B वीजा शुल्क अमेरिकी नवाचार को रोक देगा और भारत के नवाचार को गति देगा। नवाचार मतलब इनोवेशन। वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका प्रयोगशालाओं, पेटेंट्स, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की अगली लहर को बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और नव प्रवर्तकों के पास विकसित भारत की दिशा में भारत के विकास और प्रगति में योगदान देने का अवसर है। अमेरिका का नुकसान भारत के लिए लाभ है। अब दोस्तों ये कितनी अजीब बात है। अमिताभ कांत इसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये तो विन विन दिवाली बोनेंजा टाइप का आ गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो वीज़ा H1B वीज़ा, इससे केवल इंजीनियर्स नहीं जाते, डॉक्टर्स भी जाते हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स भी जाते हैं। अब अमिताभ कांत जैसे लोग जो दोस्तों नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, बट ऐसा होता नहीं है ना। अब आप मुझे 1% बात बताइए, जो आदमी यहाँ अपना घर बार पूरा परिवार छोड़कर अमेरिका जा रहा है, वो इस उद्देश्य के साथ अमेरिका जा रहा है कि अमेरिका को ग्रेट बनाना है? नहीं, वो इस उद्देश्य के साथ अमेरिका जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल रही है। अगर उसको यहाँ वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती तो क्यों जाता वो? क्लियर कट है ना। दूसरा,
1% मान लीजिए, मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि 30,000 H1B वीज़ा से इंजीनियर्स या दूसरे प्रोफेशनल्स जो अमेरिका में काम कर रहे थे भारतीय, 30 या 35,000 लोग वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि आना ही पड़ेगा। वो 30 से 35,000 लोग जो आएंगे यहाँ, वो यहाँ की जॉब मार्केट पर क्या प्रेशर नहीं डालेंगे, जो ऑलरेडी प्रेशर में है, जहाँ ऑलरेडी सैलरी नहीं बढ़ रही, जहाँ ऑलरेडी छटनी हो रही है। 1% सोचिए, अगर तो जो एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी होगी, वो किसको हायर करेगी? वो जो अमेरिका में काम करके आया है उसको पहले हायर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जाहिर तौर पर वो इतना बड़ा एक्सपोजर लेकर आया है, राइट? तो बेचारा जो यहाँ उस कंपनी में काम कर रहा था 10 साल से, 15 साल से, उसका तो प्रमोशन रुक गया, हो सकता है नौकरी चली जाए। दूसरा, इससे क्या होगा, ऑलरेडी मार्केट पे जो प्रेशर है और प्रेशर वो झेलेगा। ऐसे माहौल में एम्प्लॉयर और प्रेशर बनाता है कि देखो टैरिफ काट दिए, मार्केट में कोई कमी नहीं है, तुम चले जाओगे तो कोई और चला आ जाएगा। इस तरह के प्रेशर्स हमने बहुत देखे हैं। 2008 में जब दोस्तों दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई थी, भारत में कोई मंदी नहीं थी, 8% की जीडीपी से ग्रो कर रहा था भारत। उसके बावजूद भारत की कंपनियों ने मंदी का बहाना बनाकर खूब लोगों को नौकरियों से निकाला, लोगों की सैलरियां नहीं बढ़ाई 2-2 साल तक, जबकि भारत में कोई उसका प्रभाव नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत में जो जीडीपी थी 8% से बढ़ रही थी। अभी तो वो स्थिति भी नहीं है। तो पॉइंट ये है कि ये जो बात बताई जा रही है कि वाओ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो बहुत बढ़िया मौका है भारत में, तो बस जैसे रेड कारपेट बिछा है ऐसे लोगों के लिए जो अमेरिका जा रहे हैं। पहले उनसे पूछ तो लीजिए कि वो अमेरिका से भारत आना भी चाहते हैं क्या? कोई लोन लेके भारत से अमेरिका क्यों जाएगा जब उसको भारत ही वापस आना था? तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।